शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बिड़ो बिंदास्त जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, जैसे 706 बात करता है ईओएम पैरा की एंड ओएम पैरा की, जैसे 701 बात करता है तुम्हारा केएम पैरा की। ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा ये जो पैरा होते ना, ये हम कब देते हैं? जब हमको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी होती है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। चाहे तुम्हारा ओपिनियन मॉडिफाइड हो, चाहे तुम्हारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो, हमको जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी होती है तब अपन क्या करते हैं? एडिशनल पैरा देते हैं। अब ये समझना पड़ेगा तुमको, ये जो है ना एडिशनल पैरा जो होते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है तुम्हारे। मतलब क्या, अगर किसी मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन होना है ना, तब तुम मॉडिफिकेशन करो किसके हिसाब से? जैसे 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन करो, उसको तुम सेटल मत करो किसी भी पैरा में उसको सेटल मत करो, तुम जाके मॉडिफिकेशन करो। और अगर कोई मैटर को मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज करना है ना, तो उस मैटर को मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज करना है। उस मैटर को तुमने अपने किसी भी पैरा में दिया है, ईओएम ओएम केएम पैरा में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट अपने एफएस में उसको डिस्क्लोज करेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो सब्स्टिट्यूट नहीं है तुम्हारा एफएस के डिस्क्लोजर को लेकर। ठीक है, और एक बात समझनी पड़ेगी तुमको, हमारा जो केएम मैटर है ना, केएम मैटर का पैरा जो है ना, उसका पगड़ा हमेशा भारी ही रहता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा केएम पैरा जानना चाहिए तो तुम्हारा केएम पैरा ही जाना चाहिए, उसको तुम ईओएम या फिर ओएम पैरा में सेटल मत करो। ठीक है, तो केएम पैरा का जो पगड़ा है ना, वो थोड़ा भारी है। ठीक है, अब समझना पड़ेगा केएम पैरा क्या है तुम्हारा? वो मैटर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिट में। एंड वो कौन से मैटर में से सिलेक्ट किए जाएंगे? जो मैटर हमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए हैं ना, उस मैटर में से वो मैटर को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है सर, यहाँ हमको डिटरमाइन जब करना है ना केएम, तब हम किन चीज़ों का ध्यान देंगे? रिस्क जो है ना, वो रिस्क हायर रॉमम है क्या, हम देखेंगे। जजमेंट जो है ना, तुम्हारे सिग्निफिकेंट जजमेंट है क्या, अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह देखेंगे। सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। फिर हम बात करते हैं ईओएम पैरा के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको यूजर का अटेंशन लेकर जाना है। कहाँ पे यूजर का अटेंशन लेकर जाना है? उस मैटर के ऊपर जो मैटर एफएस में प्रेजेंट किया है एंड डिस्क्लोज किया है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास में 210 आएगा, ऐसे 800 आएगा, ऐसे 560 आ जाएगा। ओएम पैरा क्या होता है तुम्हारा? वो तुम्हारा ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, और जो मैटर तुम्हारा एफएस में प्रेजेंट नहीं किया है या फिर डिस्क्लोज नहीं किया है, वही मैटर तुम्हारा ओएम में जाता है। सर ओएम के लिए ध्यान दे दो, ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग करना है, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग करना है, ऑडिट के रिपोर्ट का अंडरस्टैंडिंग करना है, किसी और ऑडिट रिपोर्ट को क्रॉस रेफरेंस करना है, किसी और ऑडिट रिपोर्ट को तुमको बताना है तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में। ये सारी चीजें तुमको क्या करोगे? ओएम पैरा में डाल दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी। इसमें ऐसे 299 आता है, 710 आता है। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन जो तुम्हारा ऐसे 700 में कवर होता है, 560 में तुम्हारा ओएम पैरा वगैरह आता है। ठीक है सर, समझने की बात ये आती है। यहाँ पे आओ, सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 706 का? ये कहता है कि तुमको यूजर का अटेंशन लेकर जाना पड़ेगा। यूजर का अटेंशन ड्रॉ करो। कहाँ पे ड्रॉ करो? तुम्हारा किसमें ड्रॉ करो? एडिशनल कम्युनिकेशन में, अपने ऑडिट रिपोर्ट में यूजर का अटेंशन ड्रॉ करो। कहाँ पे? जो मैटर पहले से प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है एफएस में, उसके ऊपर। तो कौन सा पैरा हो जाएगा तुम्हारा? ईओएम पैरा हो जाएगा। और कोई अदर मैटर जो पहले से तुम्हारा डिस्कस नहीं हुआ है बट वो तुम्हारे ऑडिट में इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑडिटर के रिपोर्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा पैरा है? ओएम पैरा है। ठीक है सर, समझने की बात ये आती है कि जब तुमको ईओएम पैरा देना होता है, जब तुमको ईओएम पैरा कब देना होता है? तुमको ईओएम पैरा तब देना होता है जब तुमको अटेंशन लेकर जाना है यूजर का। कहाँ पे अटेंशन लेकर जाओगे? उस मैटर के ऊपर जो मैटर पहले से प्रेजेंट किया है या फिर डिस्क्लोज किया है एफएस में, और ऑडिटर के जजमेंट में लगता है कि वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट है। किसके इंपॉर्टेंट के लिए? यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर वो मैटर इंपॉर्टेंट है, तब हम क्या करेंगे? अपने ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम पैरा को ऐड करेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड तुमको दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर उस मैटर की वजह से तुम्हारा ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए, तो उस मैटर को तुम मॉडिफाई करो, उसको ईओएम पैरा में सेटल मत करो। उस मैटर की वजह से अगर तुम्हारा की ऑडिट मैटर पैरा जाना चाहिए, तो उस मैटर की वजह से की ऑडिट मैटर पैरा दे दो, उसको ईओएम में सेटल मत करो। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन वाला जो ऑडिट रिपोर्ट जाता है उसमें तुम्हारा ईओएम पैरा आएगा, ऐसा नहीं है। बात क्या कहता है? उस मैटर की वजह से अगर मॉडिफाई होता है तो मॉडिफाई करो, उसको ईओएम में सेटल मत करो।
ठीक है। जब ईओएम पैरा अपन देते ना, तब अपन क्या करना है, अपन ने उसका हेडिंग है ना, उसका हेडिंग तुम्हारा एम्फेसिस ऑफ मैटर कर देना है। और जब भी तुम रेफरेंस दे दो, तुम्हारा रेफरेंस क्लियर होना चाहिए एंड रेफर ओनली टू द इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट या फिर डिस्क्लोज किया है तुमने एफएस में, ठीक है। और इंडिकेट करो कि ऑडिटर का ओपिनियन है ना, वो तुम्हारे इस मैटर की वजह से तुम्हारा मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि मॉडिफाइड होता तो अपन ने मॉडिफाई किया रहता। तो तुमको ये क्लियरली बताना पड़ेगा। कोई भी ईओएम पैरा तुम उठाओगे, उसमें सबसे आखिरी का लाइन क्या रहेगा, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि ऑडिटर का ओपिनियन है ना, इस मैटर से तुम्हारा मॉडिफाई नहीं किया है। अभी यहाँ पे ईओएम पैरा कब आता है, जब एफआरएफ प्रिस्क्राइब लॉ एंड रेगुलेशन जो है ना तुम्हारा, व्हेन एफआरएफ प्रिस्क्राइब बाय लॉज एंड रेगुलेशन तुम्हारा अनएक्सेप्टेबल है। इसके बारे में हमने 210 में बात करी थी, ठीक है। अगर यूजर को अलर्ट करना है कि एफएस जो है ना तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है, इसके बारे में ऐसे 800 में बात होती है, ठीक है। तुम्हारा जो फैक्ट वगैरह है, तुम्हारा सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में जैसे 560 में यूज होता है। फिर तुम्हारा सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह आते हैं, यही सेम चीज़ आती है। फिर एक्सेप्शनल लिटिगेशंस, रेगुलेटरी एक्शंस, फ्यूचर आउटकम उसका, ठीक है। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे 210, 580, सॉरी 560 एंड ऐसे 800, इस सब में तुम्हारा ईओएम पैरा यूज होता है। रेफरेंस के लिए दिया है, समझने की बात इतनी सी आती है कि तुम्हारा ईओएम पैरा यूज होता है, ठीक है। अदर मैटर पैरा कब यूज होता है, अदर मैटर पैरा वो मैटर होता है जो तुम्हारे अदर देन दोज आर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन एफएस होते हैं, जो ऑडिटर के जजमेंट में ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे मैटर इसमें आ जाते हैं, प्रोवाइडेड वो मैटर जो है ना तुम्हारे लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रोहिबिट नहीं करने चाहिए। एंड अगर की ऑडिट मैटर जाना चाहिए तो की ऑडिट मैटर दे दो, उसको तुम सेटल मत करो ओएम पैरा में। जब भी ओएम पैरा देते हो, तुम्हारा हेडिंग ओएम जाएगा, अदर मैटर जाएगा। और ईओएम ओएम दोनों पैरा के केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पैरा के केस में तुमको टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा कि टीसीडब्ल्यूजी दादा हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑडिट रिपोर्ट में ओएम ईओएम पैरा देते हैं, उसका वर्डिंग क्या रहेगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सारी चीज़ें तुम टीसीडब्ल्यूजी को बता दोगे। ये तब भी होता है जब अपन ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन जब जाता है तो कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन है, उसका वर्डिंग क्या रहेगा, ये भी अपन टीसीडब्ल्यूजी को बता देते हैं। यहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस है तुम्हारे पास में, ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग करना है जो तुम्हारा की ऑडिट मैटर नहीं है। देखो ये तो ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ऑडिट में अगर कुछ सिग्निफिकेंट मैटर तुम्हारे पास में आ जाते, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसको तुमको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन से मैटर आएंगे, अगर की मैटर आता है तो की ऑडिट मैटर में जाने दो, क्योंकि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो की ऑडिट मैटर में जाने दो। लेकिन की ऑडिट मैटर नहीं बनता है और तुमको बताना है तो तुम क्या करोगे, उसको अदर मैटर में डाल दोगे, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर जो नहीं है उसको तुम अदर मैटर में डाल सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लान स्कोप, मटेरियलिटी, विड्रॉ क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तुमको चीज़ बताने का है तो तुम क्या करोगे, ओएम पैरा में बता दोगे। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है, ऑडिट रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करना है, इसके बारे में तुम बता दोगे। रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ एफएस, नेशनल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, दो चीज़ आती है तो क्या करोगे, अदर मैटर पैरा में बता दोगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़, इसके बारे में बात करते हैं। फिर 560 में बता दोगे, 710 एंड 299 में तुम क्या करते हो, ओएम पैरा देते हो, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ है ना, ये कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, ऐसे 800 में जाता है, बट ये ऐसे 800 वगैरह में जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे समझने की बात आती है, जब हम ऐसे 800 की स्पेसिफिक बात करते हैं ना, जब हम ऐसे 800 की स्पेसिफिक बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास में जब हमारे पास में ऐसे 706 आता है ना, तो हमको ये समझना पड़ेगा ऑडिटर में रेफर इन एन ओएम पैरा, ओएम पैरा में वो बता देगा कौन से ओएम पैरा में, जब वो स्पेशल पर्पस एफएस के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट देता है ना, उसके ओएम पैरा में वो बता सकता है, क्या बता सकता है कि हमारे जनरल पर्पस एफएस के ऊपर जो हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है ना, उसमें कुछ मैटर है, उसको तुम क्या करते हो, उस मैटर को तुम क्रॉस रेफरेंस करते हो। क्रॉस रेफरेंस करते हो मतलब क्या, जैसे तुम बता देते हो कि देख भाई हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट है जनरल पर्पस एफएस का, उसमें क्या है, मर्तों को पैरा है, वो मर्तों को पैरा को जाके देख ले, ठीक है। मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा है ना, उसको जाके तुम रेफर करो। तो अगर तुमको
ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी और ऑडिट रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको बता देने का है तो तुम क्या करोगे, ओएम पैरा का यूज करोगे। ठीक है सर। और जो तुमको अलर्ट करना है यूजर को, तब तुम क्या करोगे, ईओएम पैरा दोगे जब तुमको बताना है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, क्योंकि फ्रेमवर्क है वो एफएस में मेंशन रहेगा, तो एफएस में मेंशन है तो बस तुमको उसको क्या करना है, इंपॉर्टेंस एड्रेस करना है कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके देखो कि ईओएम पैरा है तो ईओएम पैरा के हिसाब से जाना चाहिए। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि जो रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज है ना, वो मेरे हिसाब से तो तुम्हारा ओएम पैरा में जाना चाहिए, क्योंकि ये बात करता है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ईओएम पैरा में ही दोनों चीज बता दी है। एक तो बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मतलब स्पेशल पर्पज एफएस है, एंड दूसरी चीज भी बता दी है कि इंटेंडेंट सोनली फॉर द कंपनी, एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अदर पार्टीज को। मतलब दोनों चीज उन्होंने ईओएम पैरा में ही बता दी है, इसको तुमको ध्यान देके चलना पड़ेगा। क्योंकि देख भाई, अगर ईओएम पैरा दे ही रहा है तो ईओएम पैरा में ही दे दे, क्योंकि यही दोनों चीजें साथ में कंबाइन करके ही देनी है तुमको, तो इसकी वजह से ईओएम पैरा में दे रहे हो। नहीं तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है ना, वो तुम्हारा अलग से जाता होता तो कहाँ पे जाएगा, ओएम पैरा में जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज जो है ना, वो तुम्हारे ऑडिटर्स रिपोर्ट में कहाँ पे जाएगा, ओएम पैरा में जाएगा। ठीक है, ओएम पैरा में जाना चाहिए क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करता है। लेकिन अगर तुम्हारा स्पेशल पर्पस एफएस के साथ में जा रहा है ना, तो साथ में एक ही पैरा में दे दो, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। समझाओ तो ठीक है, नहीं तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ऐसे 805 में, सॉरी ऐसे 800 में जाके ये चीज़ देखो कि तुम क्या करो, जब तुमको रेफरेंस करना है ना कौन से ऑडिट रिपोर्ट को, जनरल पर्पस एफएस के ऊपर के ऑडिट रिपोर्ट को तुमको रेफरेंस करना है तो ओएम पैरा जाएगा। ई ओएम पैरा कब जाएगा, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से किया है ये तुमको बताने का है, या फिर यूज नहीं करना है किसी और ने, ये चीज तुमको बतानी है, तो तुम क्या करोगे, ई ओएम पैरा दे दोगे। कि ऑडिट मैटर पैरा के बारे में बात करते हैं, एक कौन से मैटर होते हैं, एक जो तुम्हारे ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं, एंड जो तुमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए हैं उस मैटर से इस मैटर को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है इस मैटर का, ऑब्जेक्टिव्स आर टू एनहांस कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट, एंड उसके साथ में टू असिस्ट यूजर इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट। जो तुम्हारे मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग देना, एंड तुम्हारा कम्युनिकेटिव वैल्यू को इन्हांस करना, ऑडिट रिपोर्ट का ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ये इसका पर्पस था। स्कोप में क्या आएगा तुम्हारा, सबसे पहले देखो कि ऑडिट मैटर है ना वो तुम्हारा सब्सटीट्यूट नहीं है। किसका सब्सटीट्यूट नहीं है, एफएस के डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का सब्सटीट्यूट नहीं है। 570 में तुम्हारा गोइंग कंसर्न जाता है, तो गोइंग कंसर्न अगर जाता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर रिपोर्टिंग जाता है तो 570 के हिसाब से करो, उसको 705 में सेटल मत करो। एंड तुम्हारा सेपरेट ओपिनियन जाता है किसी इंडिविजुअल मैटर के ऊपर, तो उसको सेपरेट ओपिनियन दे दो, उसको की ऑडिट मैटर में सेटल मत करो। सर एक की ऑडिट मैटर सबको देना होता है क्या, सबको नहीं देना होता है, ये बस लिस्टेड कंपनी को देना होता है। बाकी कंपनी का क्या, वो ऑडिटर के डिस्क्रिशन के ऊपर है, उसको देने का है तो दे दे, नहीं देने का है तो मत दे दे। और अगर लॉ रेगुलेशन ने बोल दिया है तो देना पड़ेगा, लॉ रेगुलेशन मैंडेट किया है तो तुमको देना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं। अब बात आती है एक्सेप्शन की। अब ये एक्सेप्शन क्या है तुमको ये देखना पड़ेगा। तुमको ये देखो कि क्वेश्चन क्या आता है, देखो कि ऑडिट मैटर है ऐसा तुमने डिटरमाइन कर दिया है, तुमने ये डिटरमाइन कर दिया कि ऑडिट मैटर है, बट तुमको कम्युनिकेट नहीं करना है ऑडिट रिपोर्ट में। ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि तुमने की ऑडिट मैटर डिटरमाइन किया है बट तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस है, तो उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा। देखो अगर लीगल और रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस है कि तुम की ऑडिट मैटर नहीं दे सकते हो तो की ऑडिट मैटर तुमने नहीं देना है। और बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में क्या होता है पता है क्या, पोटेंशियली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर तुम की ऑडिट मैटर देते हो, बहुत बहुत रेयर केस में क्या होता है, अगर तुम की ऑडिट मैटर देते हो तो उसके ना कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पब्लिक इंटरेस्ट में। तो उस हिसाब से तुम क्या करोगे, तुम डिसाइड करोगे कि तुमको की ऑडिट मैटर नहीं देना है। ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा रेयर सर्कमस्टांसेस होता है, इसमें तुमको जस्टिफिकेशन चाहिए कि तुमने की ऑडिट मैटर क्यों नहीं दिया। तो दिस डिसीजन रिक्वायर्स केयरफुल जस्टिफिकेशन। और साथ में हमने बात करी थी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब आता है ना, तब तुम्हारा
की ऑडिट मैटर एंड अदर इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है। तो वैसे ही जब डिस्क्लेमर ऑफ इन्फॉर्मेशन आए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा ना, तो तुम्हारा की ऑडिट मैटर जो है ना, वो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं होगा। क्यों सर? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि तुम ओपिनियन ही नहीं देते हो, तुमने ऑडिट नहीं किया है। तो तुम अगर ऑडिट नहीं किया है तो ऑडिट के इंपॉर्टेंट मैटर क्या थे तुम्हारे पास में? मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या था ऑडिट में? कुछ नहीं था। तो बस इतनी सी बात आती है कि ऑडिट मैटर को डिटरमाइन कैसे करना है। ये मैटर होते हैं जो मैटर तुम्हारे TCWG को कम्युनिकेटेड होते हैं, उसी में से तुम सिलेक्ट करते हो जो सिग्निफिकेंट है ऑडिटर के अटेंशन के लिए। ठीक है, कैसे समझेगा तुमको? यहाँ पे तुमको चेक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा एक तो एरियाज ऑफ हायर रोमम, जहाँ पे रोमम ज़्यादा है, ऑडिटर का सिग्निफिकेंट जजमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट जहाँ पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, एंड सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शंस। ये 3 पॉइंट तुमको लिखने हो सकते हैं। देखो, रोमम ज़्यादा है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट 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 ऑडिटर का जजमेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शंस। हायर रोमम है तुम्हारे पास में अकाउंटिंग एस्टिमेट, जिसमें हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। ठीक है, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि कौन सा मैटर तुम्हारा जो है ना वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिट में, एंड उसकी वजह से वो तुम्हारा मैटर की ऑडिट मैटर है। ठीक है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, तो कम्युनिकेट कैसे करना है इसको हमने ऐसे 700 में देखा है कि तुमको 2 चीज़ बतानी पड़ेगी कि ऑडिट मैटर जो होते हैं ना वो प्रोफेशनल जजमेंट में ऑडिटर के मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, एंड वो तुम्हारे एड्रेस हो जाते हैं जब तुम ऑडिट करते हो, एंड ऑडिटर उसके ऊपर अपना सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड नहीं करता है। ये हमने ऐसे 700 में बात करी है कि तुम जब रिपोर्ट करोगे तो कैसे रिपोर्ट करोगे। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच के एम, ईच के एम मतलब तुम्हारे पास में जितने भी के एम होते हैं ना 1 2 3 4, तो हर के एम के डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा क्या जाएगा कि व्हाई द मैटर वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये जो 1 नंबर का पॉइंट है वो तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों हमने माना है, एंड उसकी किस वजह से वो के एम है, एंड हाउ द मैटर वॉज एड्रेस इन ऑडिट, और उस मैटर को हमने ऑडिट में कैसे एड्रेस किया। देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या बात करता है, ये ऊपर का पॉइंट बात करता है कि ऐसे 700 में की ऑडिट मैटर में तुम जो बात करते हो ना तो कैसे जाता है। तो सबसे पहले तुमको बताना पड़ेगा कि की ऑडिट मैटर कौन से है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं। एंड दूसरी चीज तुमको बतानी पड़ेगी कि ये हमारे ऑडिट में फाइंड हुए हैं, इसके ऊपर हमारा सेपरेट ओपिनियन नहीं जाता है। ठीक है, फिर तुमको 1 2 3 4 करके तुम क्या करोगे, अपना ऑडिट के एम दे दोगे। अब इसमें हर मैटर के अंदर तुमको क्या बताना पड़ेगा, 2 चीज बतानी पड़ेगी। क्या बताना पड़ेगा कि वो जो मैटर है ना वो तुम्हारा क्यों कंसिडर हमने किया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है, एंड वो क्यों किया ऑडिट मैटर है, एंड उसको हमने कैसे एड्रेस किया है ऑडिट में। ठीक है, अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि अदर एलिमेंट जो तुमको रिपोर्ट करने हैं, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्क्रिप्शन ऑफ के एम एंड अदर एलिमेंट जो तुमको रिपोर्ट करने होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 2 चीज़ आती है, एक आता है ऐसे 705 एंड एक आता है 570। ये दोनों चीज़ें क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन आना चाहिए तो उस मैटर को मॉडिफाई कर दो। अगर किसी मैटर की वजह से तुम्हारा ऐसे 570 में मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा आना चाहिए तो वो पैरा जाएगा, वहाँ पे की ऑडिट मैटर नहीं जाएगा। बट सर यहाँ पे हमने ये चीज़ को डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि देखे कैसे पता है क्या, जो मैटर तुम्हारा ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहा है ना वो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगा, तो उसके नेचर से वो की ऑडिट मैटर है। या फिर वो मैटर जो तुम्हारा मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला मैटर है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करता है, वो उसके नेचर से ही की ऑडिट मैटर है, क्योंकि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगा ऑडिट में। तो ये बात करता है कि हमको पता है कि जिस मैटर की वजह से मॉडिफाई होता है या फिर जिस मैटर जो तुम्हारा गोइंग कंसर्न का मैटर है वो उसके नेचर से ही की ऑडिट मैटर है, ये हमको पता है। बट उसके लिए हमने स्पेसिफिक प्रोविजंस करके रखे हैं, जैसे 705 में, जैसे 570 में। ये बात करता है कि तुम उसको जाके फॉलो करो, इसको 701 में मत आओ। है वो की ऑडिट मैटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट तुम उसको जाके फॉलो करो, उसको फॉलो करोगे तो बात खत्म। तो ऑडिटर शैल नॉट कम्युनिकेट द मैटर इन की ऑडिट मैटर सेक्शन, जब उसको रिपोर्ट करना होता है, उसको जब अपना ओपिनियन को मॉडिफाई करना होता है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब समझने की बात आती है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन में उस मैटर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले उस एप्लीकेबल ऐसे के हिसाब से उसको रिपोर्ट करो, मतलब अगर मॉडिफिकेशन करना है तो ऐसे 705 के हिसाब से रिपोर्ट करो, अगर 570 में जाना है तो तुम्हारा गोइंग कंसर्न का है तो 570 के हिसाब से उसको रिपोर्ट करो।
पहली बात तो रिपोर्ट करो उसको एप्लीकेबल ऐसे के हिसाब से, एंड उसके बाद में तुम बस की ऑडिट मैटर में रेफरेंस दे दो। रेफरेंस क्या दे दो? बेसिस फॉर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन पैरा का, मतलब बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा का, या फिर मटेरियल अनसर्टनिटी मर्तों को पैरा का जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन को तुम बस रेफर कर दो की ऑडिट मैटर पैरा में। मतलब यहाँ पे तुम डील करो उस ऐसे के हिसाब से, बस तुम के की ऑडिट मैटर पैरा में तुम क्या दोगे? रेफरेंस दोगे कि तुम यहाँ पे जाके देखो ये भी तुम्हारे की ऑडिट मैटर पैरा है करके, ठीक है। सर्कमस्टांसेस कौन से है जहाँ पे की ऑडिट मैटर पैरा तुमको देना पड़ सकता है? एक तो जहाँ पे जब तुम्हारा ऑडिट जब तुम करते हो तब तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी अफेक्ट होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एफर्ट्स ऑडिट के जहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, जहाँ पे ज़्यादा अलोकेशन करना है रिसोर्सेज का, ओवरऑल स्ट्रैटेजी जहाँ पे अफेक्ट होता है, जैसे कि ऑडिट टीम ने किस जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, सीनियर पर्सनल कहाँ पे इन्वॉल्व थे ज़्यादा, ऑडिटर का एक्सपर्ट जो है ना, ऑडिटर के एक्सपर्ट के बारे में बात होती है, या फिर ईआरपी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात होती है। ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दिखेंगे, तो समझ जाना ये की ऑडिट मैटर के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स ऑडिटर के जजमेंट आते हैं, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आती है ग्रुप ऑडिट में, आरपीटी में 260, 550, 600, 220, ये लिस्ट ऑफ एसेस है जहाँ पे तुम्हारा की ऑडिट मैटर देना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कंसल्टेशन तुमने जहाँ पे लिया है डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर के ऊपर, तो जो डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं ना, कौन से मैटर होते हैं? असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट, प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड कंटिजेंसी, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मैटर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन, टैक्सेशन के मैटर, ये सारे मैटर होते हैं जहाँ पे तुमको की ऑडिट मैटर पैरा देना पड़ सकता है। देखो रिलेशनशिप क्या है तुम्हारा की ऑडिट मैटर में ईओएम पैरा में। तो हम सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि तुम्हारा की ऑडिट मैटर है ना, वो थोड़ा भारी मैटर है, तो अगर की ऑडिट मैटर जाता है तो ईओएम नहीं जाएगा तुम्हारा। बट की ऑडिट मैटर जो है ना तुम्हारे फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस हो सकते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको की ऑडिट मैटर में भी एम्फेसाइज करना है, किसी मैटर के ऊपर इंपॉर्टेंस देना है ना, तो तुम क्या करोगे? उसको पोजीशन करो प्रोमिनेंटली, मतलब 1 2 3 4, उसमें से तुमको 3 को हाईलाइट करना है ना, तो 3 मैटर को तुम उठाओ एंड उसको 1 मैटर कर दो, मतलब ऊपर करो, मतलब उसको पोजिशन करो प्रोमिनेंटली, एंड इंक्लूड एडिशनल डिटेल इन द KAM डिस्क्रिप्शन टू स्ट्रेस इट्स यूजर सिग्निफिकेंस। या फिर 1 2 3 में जो तुमको 3 को अगर इंपॉर्टेंट बता देना है तो 3 में तुम ज़्यादा डिटेल दे दो, बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दो, ताकि यूज़र यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। या तो प्रोमिनेंटली उसको पोजीशन करो एंड साथ में तुमको एडिशनल डिटेल भी दे सकते हो। अब बात करते हैं ईओएम पैरा में। ये तुम्हारे मैटर होते हैं वो वाले मैटर जो तुम्हारे की ऑडिट मैटर नहीं है। अगर की ऑडिट मैटर होता है तो की ऑडिट मैटर कर दो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होता है तो ईओएम कर दो, ठीक है। अब ये समझना पड़ता है यूज ऑफ ईओएम पैरा एक सब्सटीट्यूट नहीं है तुम्हारा केएम पैरा को, ठीक है, जहाँ पे भी 701 एप्लीकेबल होता है। केएम पैरा का बेनिफिट क्या है? प्रोवाइड यूजर विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड ऑडिट का मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है? यूजर को हेल्प करता है ग्रास्प द एंटिटी एंड एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट क्रिटिकल रोल को प्ले करता है एफएस में। फॉर्म्स अ बेसिस फॉर यूजर्स टू एंगेज फर्दर विथ मैनेजमेंट एंड TCWG कुछ स्पेसिफिक मैटर के वजह से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नोट्स में एंड तुम्हारे क्वालिफिकेशन में डिस्टिंक्शन क्या है, मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैनेजमेंट ने अपने नोट्स में, अपने एफएस में नोट्स में ये बता दिया है, किसी मैटर को डिस्क्लोज किया है और वो बोलता है कि हमने एफएस में इसको डिस्क्लोज किया है, तुम मॉडिफाई मत करो, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसने डिस्क्लोज किया है इसका मतलब हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ऑडिटर मस्ट यूज प्रोफेशनल जजमेंट टू डिसाइड इफ डिस्क्लोजर सफिशिएंट है या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर तुम देखोगे या फिर तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, ये दो चीज़ें तुम अच्छे से देखोगे। ईओएम पैरा तुमको देखना पड़ेगा, ईओएम पैरा भी तुम्हारा मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉडिफाइड ओपिनियन जो है ना वो तुम्हारा नेसेसरी बन जाएगा जब व्हेन नेसेसरी ऑडिटर्स रिपोर्ट में तुम्हारा क्या आएगा? रेफरेंस टू द रिलेवेंट मैनेजमेंट नोट, मतलब डिस्क्लोजर दिया है बट तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन जाना ही जाना है, तुम क्या कर सकते हो? रेफरेंस दे सकते हो मैनेजमेंट नोट का कि देखो हमारा कहना ऐसा है, मैनेजमेंट का कहना ऐसा है। क्लियरली तुम एक्सप्लेन करो ऑडिटर का असेसमेंट क्या है एंड उसका एफएस के ऊपर पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, एंड क्वांटिफाई करो इम्पैक्ट अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। ये तो हम करते हैं बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन में। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तुम्हारा जो ओपिनियन जाता है वो तुम्हारा क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए,
ठीक है। अगर तुम्हारा जो क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है ना, क्वांटिफाइड में तुम यूज एक्सेप्ट फॉर का यूज करो, बाकी कोई लैंग्वेज यूज मत करो। विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट टू, ऐसे फ्रेज को अवॉइड करो, बस यूज क्या करो, एक्सेप्ट फॉर ही फ्रेज का यूज करो। नोट्स एंड रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंटली स्टेट क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग नोट्स, रेफरेंस टू नोट इन द रिपोर्ट डोंट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूट क्वालिफिकेशन। तुमने रेफर किया है नोट्स को, इसका मतलब तुम्हारा क्वालिफिकेशन हुआ, ऐसा नहीं है। ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड प्रेजेंट द मैटर फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट के लिए तुम नहीं बताते हो, तुम अपना अपना ऑडिट का रिपोर्ट अपने पर्सपेक्टिव से बनाते हो। रिपोर्ट में सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है, रिपोर्ट में तुम्हारा ओपिनियन जाता है, सर्टिफिकेट में तुम्हारे फैक्ट जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन तुमको करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, अप्रोप्रिएट पर्सन को डिटरमाइन करेगा कि कौन सा पर्सन अप्रोप्रिएट पर्सन है। अगर कोई टीसीडब्ल्यूजी तुम्हारा मैनेजिंग एंटिटी मैनेजमेंट में है और उसको तुमने बता दिया कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन इन मैनेजमेंट, तो हम मान लेंगे कि तुमने टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दिया फुलफिल द कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर देयर गवर्नेंस रोल, तो उस बंदे को बता दिया। तो क्या मैटर कम्युनिकेट करने हैं, ये वही मैटर है जो हम 260 में, जैसे 260 में बात करते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज़ आती है, इसके ऊपर के क्वेश्चन से तुमको अलग से देखने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।